वेलकम बैक नाज़िन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़िन, ये जो सेगमेंट आज हम करने जा रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट होगा। क्यों? ये एक सवाल है, वो मैं आज का जवाब आपको खुद ही सवाल किया, खुद ही जवाब देने जा रहा हूँ। तो जनाब, मेंटल और फिजिकल हेल्थ के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। बात होता है ना, साइकोलॉजिकली कुछ किसी को कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है या परेशानी में होता है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आपके स्टमक पे जाता है। तो कहा जाता है कि स्टमक से बॉडी की तकरीबन 95% डिजीजेज जो हैं वो इनिशिएट होती है। अगर आपका स्टमक डिस्टर्ब है तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है हो सकते हैं। लेकिन इस रूट कॉज को हमने देखना है कि स्टमक डिस्टर्ब कहाँ से होता है। क्या परेशानी की वजह से बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो है वो बढ़ते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ती है या कम होती है? इसको क्या हम किस तरह से अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, किस तरह से इन परेशानियों से बचा जा सकता है? और डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं साइकोलॉजिकल जो कि आम तौर पे एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से एक इंसान के जहन पे जो है वो पड़ते हैं? इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद हैं, डॉक्टर समरीन साहिबा, बड़ी पॉपुलर और फेमस हमारे फैसलाबाद में है। तो जनाब, आपको वेलकम करते हैं आप शो के अंदर। और उनके साथ साथ जहाँ पे माहिर नफ्सियात हों और फिजिकल ट्रेनर ना हो और फिर मज़ा नहीं ना आता, तो मैंने कहा ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन जो है वो बनाया जाए। तो हमारे साथ नवाज़ बाजवा साहब मौजूद हैं, बड़े ज़बरदस्त ट्रेनर हैं और क्या खूबसूरत फिजिक है इनकी और बड़ी मेहनत करते हैं, इंटरनेशनल सर्टिफाइड भी हैं। तो आपको भी जनाब वेलकम करते हैं। मेरे भी ट्रेनर रहे हैं थोड़ी देर। तो बाजवा साहब, वेलकम करते हैं आपके शो के अंदर। तो बड़े खूबसूरत मेहमान आज दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे वक्तन फ़ौक्तन जो है वो गुफ्तगू करेंगे। तो शुरुआत जो है वो डॉक्टर समरीन के साथ हम करेंगे। तो डॉक्टर साहिबा, पहले तो बताएं कैसे हैं आप, मिजाज ठीक हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया। और आज मेरे ख्याल से जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे तो मेरे ख्याल से ऑडियंस के लिए बड़ी एक इंफॉर्मेटिव हो, बल्कि आपका शुक्रिया जनाब, आपने बड़े कीमती वक्त से और बड़े बिजी स्केड्यूल से निकल के हमें टाइम दिया, तो आपका पहले हमें शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा मैडम, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आजकल जहाँ पे खबरों में घूम रहा होता है कि महंगाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, किसी को पैसों की टेंशन है, किसी को घरेलू कोई ना कोई नफसियाती प्रॉब्लम होती है। तो जब इतनी सारी टेंशन्स प्रॉब्लम्स आपके माइंड में चल रही हो ना कहीं आपको नफसियाती मरीज ये चीज़ें बना देती हैं। कहीं तो एहसास कमतरी का शिकार आपको बना देती है, कहीं किसी चीज़ का। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो आजकल असरअंदाज डायरेक्टली आपके माइंड पे हो रहे हैं, इनको कंट्रोल कैसे किया जाए? कोई स्मार्ट मूव्स हैं इनके लिए? डेफिनेटली स्मार्ट मूव्स जो हैं, अब आपको पता है कि जिस तरह से अवेयरनेस सबसे पहले एक स्टेप है कि हमें अवेयर होना चाहिए कि साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं क्या। उन इश्यूज से भी पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि नफ्सियाती मसलों से पहले हमें ह्यूमन नफ्सियात जो है, आप ये कहेंगे साइकोलॉजी है, वो क्या है, ठीक है। वी ऑल आर कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशन एंड फीलिंग्स, थॉट्स, इसका मिक्सचर है ह्यूमन बिहेवियर जो है। और यूजुअली ये है कि इसी में उतार चढ़ाव के आने से आप ये कहेंगे ह्यूमन पर्सनैलिटी जो फॉर्म होती है बेसिकली, वो भी हम इन्हीं चीज़ों का, इन्हीं ट्रेड्स का कॉम्बिनेशन है हमारे अंदर। लेकिन जब एक चीज़ आप ये कहेंगे डिस्टर्बेंस तब आती है जब आप ये कहेंगे इसमें आपकी फीलिंग्स डिस्टर्ब हो जाए, इमोशंस बिहेवियर्स में जो है वो प्रॉब्लम आ जाए। जहाँ तक इन्वायरमेंटल चीज़ों की बात कर रहे हैं हम लोग कि किस तरह से इन चीज़ों से बचा जाएगा, क्या ये चीज़ें हमारे पे इम्पैक्ट डाल रही हैं, तो डेफिनेटली जो करंट एरा चल रहा है इस टाइम पे, बहुत सारे फास्ट दौर है जिसके अंदर आप ये कहें कि चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ रहा है। और चैलेंजेस इस टाइम पे आप ये कहें कि पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। अच्छा, इज दैट एनी पॉसिबिलिटी? बात का होता है ना कि आपके माइंड में कोई टेंशन चल रही है तो वो डायरेक्टली इम्पेक्ट करती है आपके स्टमक को, एसिड्स जनरेट करना शुरू कर देते हैं आपके स्टमक में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का होना शुरू हो जाती है। इनका कनेक्शन क्या है? जी जी, देखें, एक आम इंसान के लिए तो सबसे पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि देखिए जो भी इन्वायरमेंटल सिचुएशंस हैं या लाइफ में जो चेंजेस हैं, लाइफ में कोई इवेंट्स होते हैं, तो उसकी वजह से आप ये कहें कि इंसान को कोई ना कोई स्ट्रेस जो है वो ऑल द टाइम रहता है, ठीक है। स्ट्रेस इज समथिंग विच कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है। ये मुस्बत अंदाज से भी हमारे ऊपर असरअंदाज हो सकता है और मनफी अंदाज से भी हो सकता है। मुस्बत से ये है कि हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हमने ये टास्क परफॉर्म करना है, हमें इसको रन करना है, एक स्पेसिफिक टाइम है। जिस तरह से अगर एक शो का टाइम है, मुझे उसके लिए इनवाइट किया गया है, तो अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेस ना ले रही हूँ और मुझे इन चीज़ों की परवाह ना हो, तो शायद मैं ऑन टाइम जो है उसको अचीव नहीं ना करूँ, लीनियट हो जाता है। लीनियंट हो जाते हैं। जहाँ तक नेगेटिव इफेक्ट का है, जिसको हम डिस्ट्रेस करते हैं, ठीक है, इसको हम यूज स्ट्रेस करते हैं पॉजिटिव वाली को। और डिस्ट्रेस वाली जो चीज़ है वो आप ये कहें कि डे टू डे लाइफ जब हमारी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, ठीक है।
इतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट हो जाए कि आप ये कहें कि बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाए, और ऑब्वियसली उसमें फिर बॉडी साइकोलॉजिकल फिजिकल और आप ये कहें कि सारी चेंजेस जो है एनवायरमेंटली उसके लाइफ में जो है वो इम्पैक्ट डाल रही होती हैं। और इसका भी आप ये कहेंगे स्टमक डिस्टर्बेंस, मेले का डिस्टर्ब हो जाना, और आप कहेंगे सब में सुइयों का चुभना, ठीक है, घबराहट महसूस करना, पसीना, न्यूरोलॉजिकल इशू भी आ वॉमिटिंग का जाता है। होना। न्यूरोलॉजिकली तो हम इससे डायरेक्टली नहीं कह सकते, लेकिन स्ट्रेस इटसेल्फ कैन जनरेट सो मेनी कंडीशंस, ठीक है, ट्रिगर करती है ना। फिजिकली है और साइकोलॉजिकल है। बिल्कुल ठीक हम कहा। सबको अपने स्ट्रेस को हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है, और पहले आइडेंटिफाई करना कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी अपनी एज ए इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट कर रही हैं। अच्छा, वो हैंडल कैसे करना है इसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन भाइयों साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी डिस्कस करना चाहूँगा। भाई साहब, एज अ फिटनेस ट्रेनर मुझे बताइएगा कि अगर आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है या आप स्ट्रेस पे रहते हैं, उसकी वजह से आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस में कितनी कमी आती है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन शो। सर स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है एक सब्जेक्ट है प्रॉपर, और स्ट्रेस इंसान की ज़िंदगी में होता है, बंदे की ज़िंदगी में होता है, किसी के काम में किसी के जाता है, और आपकी डे टू डे लाइफ को ये बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। और इसको हैंडल करने के दो तरीके हैं, एक तो मेडिसिन, डॉक्टर जो आपको रिकमेंड करते हैं या कुछ इसके एक्सरसाइजेज होंगी, और दूसरा वर्कआउट है, एक्सरसाइज। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको डोपामिन बोलते हैं, हैप्पी हार्मोन। तो जो वो सर्टेन डोपामिन, वो थोड़ा सा सर्टेन टाइम पीरियड होता है जब आप वर्कआउट कर रहे हैं, कोई भी सेट लगा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी रेप रेंज में आप बिजी हैं, तो उस टाइम आप अपनी हर चीज़ भूल जाते हो और आपका 100% फोकस हो जाता है उस चीज़। और ये डोपामिन को वैसे भी मैजिकल हार्मोन कहा जाता जी, है, बिल्कुल, क्योंकि आपकी जी। बॉडी के अंदर दर्दें हों, जो कुछ भी हो, वो जी, उससे बिल्कुल। बड़े वेल मैनेज तरीके बिल्कुल, से। आपके हार्मोन ही हैं जो आपकी बॉडी को ड्राइव करते हैं। तो या तो वो मेडिसिन से रेगुलेट होता है, ठीक है, या फिर आप वर्कआउट से उस चीज़ को करते हैं। तो वो जो थोड़ा टाइम पीरियड होता है, वो आपका कह लें एग्रेशन है, आपका स्ट्रेस है, आपकी टेंशन है, आपका डिप्रेशन है, वो वहाँ पे आप रिलीज कर सकते हैं। तो वर्कआउट आपकी लाइफ का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लोग इसको एज ए लग्जरी लेते हैं कि हमने जिम में जाना, बहुत हाई फाई जिम में जाना, उसकी ज़रूरत नहीं। आप अपने घर में भी वर्कआउट को कर सकते हैं। वर्कआउट डजंट मीन कि आप जाएं और हैवी वेट लिफ्ट करना शुरू कर दें, आप अपने बॉडी वेट से कर सकते हैं। घर में आपके पास जो चीज़ें मौजूद हैं, हाँ, सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन मेंटल सेटिस्फेक्शन लेनी है। हर बंदे का जो वर्कआउट लेवल है वो डिफरेंट है। हाँ। अब एक 40 की एज के बंदा है, वो 19 साल वाले लड़के वाला वर्कआउट नहीं कर सकता, या एक 70 का बंदा है, आप उसे 100 का बेंच प्रेस नहीं करवा सकते, या उसे ये नहीं कह सकते आपने 200 पुशअप्स करने हैं। उसका वर्कआउट डिफरेंट होगा। फॉरेन कंट्रीज में ओल्ड एज जिम अलहदा होते हैं, जो ओल्ड एज के लोगों को डील करने के लिए होते हैं। चाइल्ड जिम सेगमेंट जो है उनका अलहदा होता है, यूथ की एक अलहदा चीज़ होती है। तो इस चीज़ के लिए हमें बेसिकली इस चीज़ को सेकंड करेंगे कि एक्सरसाइज लाजमी एक आपकी लाइफ के अंदर। फिटनेस एक कह लें आपका एक लाइफ का एस्पेक्ट है। ये ऐसे ही कि आप एक घर रेंट पे लेते हैं, जब तक आप उसका VAT करते हैं, रेंट पे करते हैं, वो आपके पास रहता है। जब आप उसका ख्याल रखना छोड़ कर देते हैं, उसके लिए जो लाजमी लवाजमात हैं वो छोड़ देते हैं, तो घर आपसे वापस ले लीजिए। तो इसी तरह फिटनेस है, जब तक आप अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, अपनी रूटीन का ख्याल रखते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो आप फिट भी रहते हैं और आउट ऑफ स्ट्रेस भी रहते हैं। जब आप किसी भी चीज़ से निकलेंगे, रूटीन से निकलेंगे और एक कह लें रूटीन के अगेंस्ट जो लाइफ है वो गुजारेंगे, खाने पीने में आपकी बेकायदगी होगी, सोने जाने में जागने में आपकी बेकायदगी होगी, तो भी स्ट्रेस आपकी बॉडी पे आएगा। जो आपका सोने का टाइम है, रेस्ट का टाइम है, उस टाइम आप जागें। हमारी रूटीन है नॉर्मल के लोग सुबह के टाइम सोते हैं और सारा दिन वो सोए रहना, रात को उनका दिन चढ़ जाए, उनको लगता है पता नहीं अल्लाह मियाँ से गलत बन गया है रात जागने की और दिन सोने की। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। तो स्टमक आपका ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब रहना है। जब आपका रात का टाइम है, नेचुरली सूरज ग्रुप होने के बाद सिस्टम अल्लाह मियाँ का आपकी बॉडी में इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होती है। अब आप उसके साथ आर्टिफिशियल स्वीट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फ्राइड स्टफ लेंगे, जंक फूड लेंगे, तो आपका वेट प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। इंटरनेशनली स्टडी है, आप देखिए जितने एथलीट्स हैं उनका जो डिनर है, रात का जो खाना है वो प्रोटीन डाइट होती है, सिर्फ प्रोटीन डाइट। और जो मॉर्निंग का आपका मील है वो बेस्ट टाइम होता है आपकी बॉडी के लिए कार्ब, प्रोटीन, फैट्स को ऑब्जॉर्व करने के लिए। दोपहर का उससे कम है, रात का तो बिल्कुल ही नहीं आपको लेना चाहिए। बट हमारे ये होता है कि मूवीज जा रही है, दोस्तों के साथ बैठे हैं, फैमिली के पास बैठे हैं। अगर सर्दियों का मीठा टाइम, लेने का सबसे बेहतरीन टाइम कौन सा? मीठा लेने का सबसे बेहतरीन टाइम दोपहर का है। आपका फ्रूट्स की फॉर्म में लेकिन कोशिश करें ये ले ही ना नहीं लें, लाजमी लें। मीठा आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी इंसुलिन ड्रॉप हो जाएगी, ज़रूरी है। पर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब आप खाने से बदला लेना शुरू कर देते हैं ना, हाँ। कुछ लोग खाने के लिए जिंदा रहते हैं,
कुछ जिंदा रहने के वो लिए कुछ होते हैं ना सिकंदर आजम, हाँ जी, लंगर तो के कुछ सिकंदर। लंगर आजम हाँ होते जी, हैं। लंगर के सिकंदर नहीं बनना आपने। रात को आप बैठे हैं मूवी देख रहे हैं तो पिज़्ज़ा आ रहा है, फ्राइड स्टफ आ रहा है, आइसक्रीम आ रही है, तो ये चीज़ें, अगर सर्दियों में बैठे हैं तो ड्राई फ्रूट आपने शुरू किया, जब तक मूवी नहीं खत्म होनी ड्राई फ्रूट नहीं खत्म होना। हाँ, तो वो जो चीज़ें आप हेल्थ ऑफ कैलोरीज इनटेक करें, आपको पता ही नहीं है कि आप जो कैलोरीज ले रहे हैं वो कितनी आपको चाहिए। बैड कैलोरीज आप ले रहे हैं, गुड कैलोरीज ले रहे हैं। अगर आपकी बॉडी को सपोज 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट, तो आपको यही सेंस नहीं है कि आपने कार्ब में से कितनी लेनी है, प्रोटीन में से कितनी लेनी है, फैट कौन सी लेनी है, गुड फैट लेनी है, सैचुरेटेड फैट लेनी है, बैड फैट लेनी है, आप क्या लेना है। तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले अवेयर होनी चाहिए कि आपने करना क्या है, और आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी को कौन सी चीज़ें सूट करती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं सूट करती। तो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हो जाएगी, आप फिट भी रहेंगे, आप एक अच्छी लाइफ भी गुजारेंगे, आपके वर्किंग आवर बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मैडम आप क्या समझती हैं कि अगर आपकी डाइट अच्छी है तो उससे स्ट्रेस को भी कंट्रोल किया जा सकता है? डेफिनेटली मैं इनसे सेकंड भी करूँगी, बड़े अच्छे पॉइंट्स इन्होंने हाईलाइट किए हैं, क्योंकि हम भी जो पेशेंट्स में ऑब्वियसली हमारे पास जो टारगेटेड पॉपुलेशन आती है वो ज़ाहिर है हॉस्पिटल सेटिंग में वो जो ज़्यादा परेशान होते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार होते हैं वही लोग अप्रोच कर रहे होते हैं। लेकिन देखें, जब हम उनको स्टेबल कर लेते हैं और आप ये कहें कि वहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं या कोई वैसे आउटडोर बेसिस पे हमारे पास आ रहे हैं या कोई इंटरेक्शन जनरली भी आपको पता है डे टू डे जब हम सोशलाइज करते हैं तो हम इन तमाम चीज़ों को प्रमोट करते हैं, जो कि एक आस्पेक्ट जिसमें ये फिटनेस भी है। यूजली देखें फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए आप ये देखें कि किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट क्या है, बॉडी की क्या है और ब्रेन की क्या है। फिजिकल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग चूँकि अपनी फील्ड को देखते हुए ये कहते हैं कि मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये तमाम चीज़ें डायरेक्टली लिंक करती हैं हमारी मेंटल हेल्थ के साथ। क्योंकि अगर हम प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ की बात करते हैं और वेलबींग की बात करते हैं तो उसके अंदर आप ये कहें कि वेलबींग यही है ना कि बीमार होने से पहले ही हम सब भी उसका आप ये कहें कि पार्ट है कि हम खुद को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। उसमें यही है कि आप एक्सरसाइज करें, प्रॉपरली फिटनेस हो, लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन जो है वो सजेस्ट की जाती है जनरली, ठीक है। और साथ में ये है कि प्रॉपर स्लीप, और जो इन्होंने एक पॉइंट कहा है कि मैं ज़ाहिर है वो कट करना एक अजीब सी बात होती है, आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई टेल यू, कि नेचर के साथ जो एक अब वी आर ऑन द कंक्लूजन, हमारे पास बहुत सारी स्टडीज़ भी हैं, रिसर्चेज भी हैं कि आपने नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना। नेचर की कोई भी चीज़ जो उसकी डिसाइड हो गई हुई है, अगर आप उससे ऑपोजिट जाते हैं तो यू विल हैड टू लाइक मतलब आपको उसका पे बैक करना पड़ता है। यूजुअली हमारे जितने साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, अगर एक बंदा रात को उसके स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गया है तो मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारे जितने भी नफ्सियाती मसले हैं वो स्लीप डिस्टर्बेंस से ज़्यादातर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसमें कुछ लोग देखें, हर एक की एक शख्सियत है, पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी की टाइप्स होती हैं डिफरेंट, ठीक है। कुछ लोग इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, जिसको हम इस तरह से भी डेमोक्रेट करते हैं कि टाइप ए पर्सनैलिटी है जो बहुत स्ट्रगलिंग होते हैं, बहुत स्ट्रक्चर्ड होते हैं, बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं, ठीक है। टाइप बी पर्सनैलिटी है, टाइप सी है, ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव से भी अगर हम इन चीज़ों को देखते हैं तो यही सजेशन है कि बेसिकली कि आपने एक आप ये कहें कि हेल्दी पैटर्न जो है उनको ऑप्ट करें, ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज भी है, प्रॉपर स्लीप है, फूड है आपका, ठीक है, लाइफस्टाइल में और चीज़ें। लेकिन हमारे यहाँ जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने वाली है, देखिए हम लोग खुद को जनरली हम हर चीज़ पे स्पेंड करते हैं, लेकिन शायद हम अपनी हेल्थ पे और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे उस तरह से सोच नहीं रहे होते। हम अच्छे खाने को प्रेफर करते हैं, ठीक है। जैसे आपने अभी कहा कि क्वांटिटी ऑफ द फूड इज़ लाइक समथिंग, वो जो कुछ लोगों की ज़िंदगी हाँ, में ज़्यादा बहुत खाएं important लेकिन है। पोर्शंस बना लें आप लेकिन उसके। पोर्शंस में भी खाया जा सकता है, बैलेंस वे में खाया जा सकता है। हमें किसी को भी, मैं आपको सही बताऊं कि जितने मर्जी एजुकेटेड हूँ, हमें ये अंदाज़ा नहीं है कि व्हाट इज़ लाइक गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है, व्हाट इज़ नॉट। अच्छा जी, आजकल आपने देखा है ना कि हमारे यहाँ डाइट में कार्ब्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गई है, वेजिटेबल्स बहुत ड्रॉप कर दी हैं हमने, बीन्स को बहुत ड्रॉप कर दिया है, चिकन भी किसी हद तक लोग लेते हैं, लेकिन फर्मेंटेड फूड जो है इसने कितनी तबाही उतार दिया है। पिज़्ज़ा हो गए, बर्गर्स हो गए, ब्रेड जो फर्मेंटेडली यूज़ करते हैं, इससे कितना नुकसान होता है, मेंटल स्ट्रेस जी कितना है। बिल्कुल, आपको मैं बताऊं कि देखिए डायरेक्टली कुछ तो आप ये कहिए फूड आइटम्स इस तरह के हैं, ठीक है। आप देखेंगे वही बात है, नेचुरल चीज़ों से हम लोग हट गए हैं, ठीक है। जहाँ स्लीप की बात हुई, बाकी चीज़ों की बात हुई, आप ये देखिए कि अगर फूड आइटम्स जो भी अगर हम नेचुरल चीज़ों से हट के इस तरह की चीज़ों की तरफ शिफ्ट होते हैं तो डेफिनेटली इससे स्ट्रेस का लेवल भी बढ़ता है। और आप ये देखेंगे जैसे अगर हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चों में
यूजुअली इरिटेबिलिटी, एग्रेसिव बिहेवियर, स्टबर्ननेस, आप यूजुअली मेरा ख्याल से 99% मदर्स जो आती हैं, बच्चा जिद बहुत करता है, ये खाना नहीं खाता है, ठीक है, ये तो टैब लेके खाता है, ठीक है, वी आर शेपिंग देयर बिहेवियर्स। और हम कोई भी एफर्ट, मतलब अगर बच्चा एक फॉर्म में नहीं ले रहा फूड को, व्हाई नॉट टू लाइक मॉडिफाई इट। हम ये चाहते हैं कि वो दूध पिए तो बस ग्लास दूध का पिए, ठीक है, व्हाई नॉट टू। और ऊपर से कहा पता क्या जाता है, माशाल्लाह जी इसके तो नखरे ही सांस नहीं लेते, ये तो माशाल्लाह ऐसे करता है, मैं तो ऐसे खाना खिलाती हूँ इसको। तो ये चीजें हमें थोड़ी सी ड्रॉप करनी चाहिए। आपको पता है कि इस पे जरा मैडम डिटेल में ना डिस्कशन करें, जी, जी। लेकिन छोटी सी ब्रेक ले लेते ठीक हैं। है। तो ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद दोबारा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त ये आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ बने रहना है। तो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। बॉस पानी तो पीजिएगा प्लीज। यारे पानी का कहना यार, आए जी वापस। मुझे लगता है ये भी सिंबल ऑफ प्राइड है, बर्गर और पिज्जा खाना जो है ना, उससे ये बना मैं लिया है, मुझे तो देख के है। लग रहा होता है ये खाना है ना, तो ये सीधा ऊपर ही आना है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हमारे से पूछते हैं लोग, तो हम ये कहते हैं चले ठीक है, बच्चा अगर नहीं कर रहा है तो हफ्ते में चले एक दिन आप रख लें, वो भी कोई एक बैलेंस्ड वे में ना। 4 बर्गर खा रहे हैं बच्चे, आप सोचें ना, इकट्ठा बैठे हैं, जब वो मतलब ये ईटिंग डिसऑर्डर भी हो जाते हैं वो घर में चीज़ें। गेन करेंगे, बच्चा अब तक 11 साल का मेरे पास, कितना वेट होगा उसका? हाँ, मैं इस पर पूछूंगा मैं आपसे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ समरीन साहिबा मौजूद थी। तो मैं चाहता हूँ जहाँ से ब्रेक से पहले हमने कट किया था बात को बच्चों के हवाले से, वहीं से आप कंटिन्यू करें। जी, हम लोग बात कर रहे थे कि देखिए इस तरह से हमने पैटर्न्स बच्चों के बना दिए हैं। छोटा बच्चा जो है, अब आप ये देखेंगे 6 से 8 महीने के बच्चे के हाथ में भी आप देखिए टैब और फ़ोन जो है, ठीक है, उनका बिहेवियर इसी तरह से शेप होता जाता है। और मदर्स बड़ा इसको प्राइड से बताती हैं कि जी इसको तो सारे ऑपरेट करना आता है और ये बिल्कुल चुप करके बैठ जाता है। बेसिकली वी ऑल आर फाइंडिंग, या हम कहीं ना कहीं बिजी हैं सारे के सारे, ठीक है, तो वो एक इजी वे आउट लगता है कि अगर हम पकड़ा देंगे तो बच्चा जल्दी जल्दी खाना खा ले, ठीक है, लेकिन क्या वो उस चीज़ पे फोकस कर रहा है? साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी मैं अगर इस पर बात करूँ तो मैं ये कहूँगी कि देखें स्टे माइंडफुल, ठीक है, कि हम माइंडफुल हो के जो एक्टिविटी करते हैं, फोकस होके करते हैं, उसका आउटकम भी जो है वो बेहतर होता है। अगर बच्चों का आप ये कहें ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम जो है वही, अब टैब में आप देखिए कि बच्चे फैसिनेट करते हैं, कॉपी करते हैं चीज़ों को, उनका लर्निंग का फेज चल रहा होता है। आप ये कहें कि पेरेंट्स भी रोल मॉडल हैं, अगर वो इसी तरह की प्रैक्टिसेस अपने इर्द गिर्द देखते हैं, डाइटरी हैबिट से लेके लाइफस्टाइल की हैबिट से लेके, और इस तरह की प्रैक्टिसेस में आते हैं, तो देन दे हैव नॉट मैनी बिहेवियरल इश्यूज। और उन्हीं बिहेवियरल इश्यूज से फिर पेरेंट्स परेशान हो रहे होते हैं। पेरेंट्स कैन नॉट मॉनिटर द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, बट चाइल्ड इज एबल टू मॉनिटर द ऑल पैटर्न्स ऑफ द पेरेंट्स एंड टेल, ठीक है, वो मनवा लेता है कि मैंने कैसे खाना खाना है, ठीक है, और कौन सा खाना किस तरह से खाना है। जैसे हमें उसकी कमजोरियां बच्चे की पता होती है, बच्चे को ज्यादा पता होती है कि मैं ज़्यादा रहूंगा। इमोशनली वीक हो गए हैं, Emotionally. मदर्स भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, थोड़ा अब सा वो दो बच्चा काम के नीचे नहीं ना लगती। हाँ जी, वो भी नहीं लगती है, लेकिन ये कि हम उन चीज़ों को प्रमोट, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को भी प्रमोट नहीं करते हैं, फैंसी चीज़ों की तरफ है। और देखिए इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आते हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, बच्चे की सोशलाइजेशन नहीं है, लैंग्वेज बिल्ड नहीं होती है, डिलेड स्पीच के साथ बच्चे प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर अगर हम हिस्ट्री में एक्सप्लोर करते हैं तो हमें यही पता चलता है कि बच्चे का ज़्यादा टाइम जो है, आप ये कहेंगे स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा था। स्क्रीन्स इस काइंड ऑफ थिंग जो कि आप ये कहेंगे मीडिया भी अगर हम देखें, जो LEDs हैं वो भी स्क्रीन है, कंप्यूटर का यूज़ है वो भी स्क्रीन है, ठीक है। हाँ जी, और लेकिन physical मसला ये activity आजकल जो कहा है, जाता है minus कि हो रही सोशल बच्चा नहीं हो रहा, लेकिन सोशल मीडिया पे पूरा सोशल हो रहा है। ये भी बड़ा एक पॉइंट है, लेकिन इस पे हम बाजवा साहब से डिस्कशन करें। भाई साहब जैसे बात कर रहे थे कि बच्चे टैब पे बैठे खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये वो ऑब्सेसिटी का जब शिकार हो जाते हैं, मोटे होकर जिनमें आ गए कि यार ये मेरा बच्चा 10 साल का है, 11 साल का, इसी तरह आप पतला करते हैं, क्योंकि बॉडी शेमिंग की वजह से भी तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम स्कूल में भी देखनी पड़ती है और पर्सनल लाइफ के अंदर भी देखनी पड़ती है। आपके पास कोई ऐसे केसेस आए आज तक जिनको आपने फिर सेट भी किया? एक बच्चा था, नाम नहीं मैं उसका लूँगा, 11 साल का था। नाम क्यों नहीं लिया? उसका कितना वेट होगा? कितना वेट होगा? 11 साल का बच्चे का यही 37 kg। सर 138 kg उसका वेट था। 138 kg बच्चा 11 साल का, और वो आया था तो उसको 2 बंदों ने पकड़ा हुआ था साइड से।
2 स्टेप नहीं था प्रॉपर ले पा रहा, छोटे छोटे स्टेप। और ट्रेडमिल की हाइट तकरीबन 4-5 इंच होती है, तो उस पर नहीं था उससे चढ़ा जा रहा, तो हमने पकड़ के उसको हेल्प करके उसको Oh खड़ा my किया, God. ठीक है। और वो एक टाइम पे माशाल्लाह 1.5 लीटर वाली कोक और लार्ज पिज़्ज़ा वो करता था, और अकेला? अकेला सबसे छोटा तो लाड पार में, और उसका नॉर्मल बेड़ा गर्क कर दिया। वो कुछ अर्सा चला, 5-7 kg रिड्यूस किया, तो फिर उसने फैमिली वालों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि आप मेरे से प्यार नहीं करते, दिस एंड दैट, तो खाना छोड़ दिया। उसके बाद आया तो माशाल्लाह पहले से भी 4-5 kg एक्स्ट्रा था। तो फिर थोड़ा देर चला तो फिर ये बच्चे आजकल के ब्लैकमेलर बहुत हो गए, उन्हें पता है कि किस बंदे से मैंने काम करवाना है। भाई साहब जर्नी बताएं जरा इसकी, कोई उसे रिड्यूस मजीद रिड्यूस हुआ, उसके बाद वो छोड़ गया, आजकल नहीं मुझे पता उसकी क्या रूटीन है, काम है। दैट्स वेरी बैड। सर अगर आपको अपने बच्चे का ख्याल नहीं है तो दूसरा क्यों करेगा? पेरेंट्स ही है ना जो उसको ला के देते हैं, वो तो नहीं ज़्यादा, वो तो बेचारा 10 कदम नहीं चल सकता, तो उसने 7-8 kg रिड्यूस किया, पैटर्न पे आ गया, तो चलने जैसे लेके आने वाला को खुद उन लोगों ने आ जाना उसके माइंड में, उसको लेके आने वाला कोई नहीं, ठीक है। अब उसको पता है कि यार बाप नहीं मेरा मान रहा, माँ नहीं मान रही, तो मैंने दादी को ब्लैकमेल करना, तो दादी ने कहना चोरी चोरी मंगवा देना, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता खा लो, ठीक है। किसी को डांटने की इजाज़त नहीं, कोई बात नहीं, बच्चा है पढ़ाओगे, ठीक, वो पढ़ा तो वो हो गया, और कितना बड़ा करना है उसको यार, तो लोग ऊपर को बढ़ रहे हैं, साइडों को बढ़ रहे हैं, और कितना बड़ा करना है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो बॉडी शेमिंग, ठीक है। वो बच्चा उस एज में डिप्रेशन है, वो अपने एज ग्रुप में ना खेल सकता है ना कोई, तो उसको फिर स्क्रीन ही चाहिए हर टाइम। उसके बाद फिर क्या होता है कि एक उसका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होना शुरू होता है। एक्शन गेम जब बच्चे ने खेलनी, तो ऐसी भी प्रैक्टिस देखने में आई है, बच्चा सोते में गोलियां चला रहा है, और उनकी जो गेम्स के हैं, उसने बैग पहना है, गेम निकली थी बड़ी, नाम नहीं मैं उसका, ठीक है। तो वो बच्चे छुप के एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं, और एक उसका टीवी पे भी केस रिपोर्ट हुआ था, वो पबजी का। पबजी, ठीक है। वो अब बच्चे की बात करें, वो बड़े बंदे ने अपने माँ बाप बहन भाई पबजी स्टाइल में गोलियां मार मार के कत्ल कर दिए। मोहल्ले वाले बता रहे हैं, टीवी प्रोग्राम था पूरा आधे घंटे का, वो मैगजीन चेंज करता था, फिर फायर मारता था, हमको सबको कत्ल कर दिया पबजी स्टाइल में। ये बड़ों पे इतना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, तो बच्चे की तो आप करेक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसका तो जेन कोरी स्लेट की तरह उसको जो दिखाएंगे, तो वो बैग पहने होते हैं, कैप पहनी होती है, जो एक दूसरे को शूट कर देते हैं छुप छुप के। सो रहा है तो बच्चा वो भी बातें कर रहा है, जो उन्होंने देखना, आप देखते नहीं छोटे बच्चे सुपरमैन को आइडलाइज कर रहे हैं, कोई स्पाइडरमैन को कर रहा है, जो उन्होंने देखना वो उन्होंने बनना। या बच्चा अपने टीचर को आइडलाइज करता है, पेरेंट्स को करता है, या जो वो देखता है स्क्रीन पे। दूसरा, उनकी फिर आई साइड वीक होना शुरू हो जाती है। हमारी फैमिली में कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में स्क्रीन के अलावा कोई चीज़ नहीं, उन्होंने खाना है तो स्क्रीन है, होमवर्क करना है तो साथ कोई चीज़ लगी, इतना यूज टू वो इस चीज़ को हो चुके हैं, एडिक्टिव है ना, एडिक्टेड हो चुके हैं। इसकी अब addiction। ये नशा है ना, हर दौर का नशा अलग होता सर, आप है। provide ये करते ये हैं। अफीम चरस वरस ये खत्म हो गया है, नशे अब और तरह के- डिजिटल नशा है, ठीक है। डिजिटल फिर पेरेंट्स है कि अच्छे से अच्छा नशा लाते थे, गैजेट्स अच्छे थे। गैजेट्स अच्छे, अच्छा, PlayStation वो तभी ला कहते दिया, थे ना? मोबाइल ला दिया अपने। अब 3 साल का 4 साल का बच्चा है, उसका अलहदा मोबाइल है, अलहदा टैबलेट है, लैपटॉप अलहदा है, मतलब एक चीज़ की बैटरी खत्म होती है तो दूसरी चीज़ उसके और वो ज्यादा एडवांस होता है। एडवांस हो गया। माहौल ऐसा गया, बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालना पसंद करते, और एक वक्त था कि जूते मार मार अंदर लाते थे कि अंदर बस लगते करो। थे। मतलब हम लोग बहुत लकी थे कि हमारे टाइम पे ये इलेक्ट्रिक गैजेट्स नहीं थे, तो हमारे पास करने के लिए बहुत और सी चीज़ें थी, खेलने का टाइम था। अब बच्चों के पास टाइम नहीं है, वो पहला सवाल ये करते हैं हम क्या करें, तो फिर पेरेंट्स उनको देते हैं कि आप ये करें। अब आप ये देखिए ना कि जैसे इन्होंने ये चीज़ें हाईलाइट की हैं, आप देखिए इसके साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। उसी एक बच्चे की अगर हम एग्जांपल रख लेते हैं, ठीक है, बॉडी शेमिंग से लेके, ठीक है, और फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इनमें, ठीक है, नफ्सियाती एतबार से भी देखें। वो बच्चा जो आइसोलेटेड हो गया है, स्क्रीन पे टाइम गुजार रहा है, उसकी रियल वर्ल्ड से आप ये कहें कि रियलिटी के साथ तो कांटेक्ट रहा ही नहीं, एक वर्चुअल वर्ल्ड है उसकी। और वर्चुअल वर्ल्ड देखें सिर्फ हमारे नेशनल उसके अंदर नहीं रह जाती, फिर वो एक ग्लोबल आ जाती है आपके पास, ठीक है। और वो सारी प्रैक्टिसेस, और वो एक आप ये कहेंगे बच्चों के पास उतनी अवेयरनेस भी नहीं हम दे पा रहे हैं उनको, ठीक है। लेकिन ये है कि उनके अंदर फिर अब जैसे 11-12 साल का बच्चा है, उसकी बॉडी में चेंजेस, उसके हार्मोन्स की चेंजेस, उसकी एडोलेसेंस का स्टार्ट, ठीक है, लॉट मैनी क्वेश्चंस दे हैव। और अगर इस तरह से लिमिटाइज हो गई है लाइफ कि उसकी सोशल लाइफ भी आप ये देखें कि वो आहिस्ता आहिस्ता रिस्ट्रिक्ट करता जा रहा है, तो आप ये देखें कि अल्टीमेटली उसके अंदर कौन कौन से इश्यूज आ जाएंगे, कौन कौन सी इलनेसेस होंगी। डिप्रेसिव इलनेस का तो मेरे ख्याल से, और एंग्जाइटीज़ तो अभी भी होंगी उस बच्चे के अंदर, ठीक है, जनरली। लेकिन आने वाले टाइम में आप ये देखें कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, और उसकी टोटल सोशल लाइफ है, ठीक है,
फंक्शनिंग जो है वो उसकी ये बता रहे हैं कि बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और ये भी मैं वाकई इससे एग्री करती हूँ, ये पता नहीं कौन सा लाड होता है कि आप खुद से अपने हाथ से देख के, और इतना वेट बढ़ने तक, मैं कहती हूँ इतना हाइट पे जा रहा है और हम रोज़ाना पिज़्ज़ा खिला रहे हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का निगलेक्ट होता है। ये घर की कोई चीज़ खाता नहीं है। एक्सेप्टेड, ठीक है, कि अगर नहीं खाता है, जब भूख लगेगी तो ज़रूर खाएगा, ठीक है, उसको हमने उस तरह से, लेकिन खाएगा क्या, ये बहुत ये बहुत इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फूड की जो आप ये कहें कि टाइप्स हैं, ठीक है, और जिस तरह की चीज़ों को प्रेफरेंस में और वैसे भी ग्लैमराइज करके जो चीज़ें आ रही हैं, उससे सिर्फ ओबेसिटी आप देखिए। सर ये आप खुद डिसाइड करते हैं। मैंने कभी किसी गरीब के बच्चे को नहीं देखा कि वो पिज़्ज़े के बगैर खाना खा के ना सोता हो, या उसने किसी ब्रांड का ही खाना खाना है। उसको जो माँ आगे रख देती है वो पूरी रोटी ख़त्म करके फिर सोता है, तो वो भी ग्रो करते हैं। तो ये आप खुद प्रोवाइड करते हैं कि तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। तो अगर आप उसको देंगे वो चीज़ें, उसका टेस्ट ही नहीं आप डेवलप करेंगे, बचपन से आप उसको चॉकलेट पे, कैंडीज़ पे, जंक फूड पे लगा देंगे, तो उसने क्यों खाना है? उसको पता है कि माँ को मैंने किस तरह ब्लैकमेल करना है, बाप से किस तरह काम नहीं करना। वो आपसे ज़्यादा शाने बच्चे हैं आजकल के, तो उनको पता होता है। और दूसरा, आपको ये नहीं पता कि स्क्रीन पे वो देख क्या रहा है, कौन सा कंटेंट देख रहा है, बच्चों वाला कंटेंट है भी या नहीं। वो चीज़ें फिर उसके साइकोलॉजी के इम्पेक्ट डालेंगी बहुत ज़्यादा। मैं कहती थी बॉम्ब हाथ में दे दी है हमने बच्चों को, ठीक है, फिर अब पढ़ता तो बॉम्ब है दिए कहीं। बगैर वैसे मैं और आपको रिमोट भी बता उसके दूं, हाथ में। जी जी, और गुजारा भी नहीं है, और ऊपर से हम वेल वर्स भी नहीं है। द प्रॉब्लम इज दिस कि पेरेंट्स खुद वेल वर्स नहीं है, उसको रन कैसे करना है गैजेट्स को, ठीक है, वो जो देख रहे हैं उनको बड़े अच्छे से। हालांकि मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर में ये कॉन्सेप्ट है कि आप सिक्योरिटी चेक्स जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है, सारा कुछ ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन हमें खुद ही नहीं पता है। लेकिन बच्चे की जिद के ऊपर, और इतना अर्लियर, जो कि आपको मैं बताऊं, ये जो गेम्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, इसके ऊपर उन्होंने लिख के लगाया हुआ होता है कि ये इतनी एज से कम जो है प्रोहिबिटेड होती हैं ना बच्चों के prohibited लिए। है। लेकिन इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो ब्रेक ले रहा हूँ जनाब, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ। सिंबल ऑफ प्राइड समझा जाता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 3 साल का बच्चा जी, हमारा तो बच्चा एक्सबॉक्स चला रहा है, ठीक है, इसको तो मतलब इसने जिंदगी इसके मैंने तो किया पेरेंट्स को बड़ी मुश्किल है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। तो आज जो टॉपिक चल रहा है, उम्मीद करते हैं जनाब आपको लाजमी तौर पर पसंद आ रहा होगा, और ये पसंद आने के साथ साथ ना बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव भी है। जो लोग भी मुझे इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं, यकीन जानिए ये आप इसको देखें भी, और जो हमारे पास माहिर मौजूद हैं जो उनसे सजेशंस ली जा रही हैं, उसको अपनी ज़िंदगी के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें, न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि आपको अपने लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं सवाल शुरू करने जा रहा हूँ, स्पेशली ये वुमेंस ख़वातीन के लिए जो है वो बहुत अहम है। तो मैडम, ख़वातीन आजकल ये देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हो जाती हैं और अपने आप को जब संभाल नहीं पाती, और इवन ये नहीं कि शादी से बाद, शादी से पहले ही, और फिर बहुत सारे अल्टीमेटली ऐसे इश्यूज होते हैं जो उनकी बॉडी में जनरेट होते हैं। बाद बार बॉडी शेमिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर किसी को ये होता है शायद मेरे मोटे होने की वजह से रिश्ता नहीं मेरा आ रहा है, ऐसी बहुत सारी बातें हो जाती हैं ना, फिर वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, एक तो ओवरऑल वुमेन मेंटल हेल्थ जो है दैट इज़ द सेपरेट टॉपिक, आई मस्ट से, बिकॉज वुमेन हार्मोन, फीमेल्स के जो हार्मोन्स और उनकी बॉडी, आप ये कहें स्ट्रक्चर जो है वो इंटायरली डिफरेंट है मेल से। और अगर मैं अपने सब्जेक्ट के हवाले से कोई सजेशन देना चाहूँ या उसके ऊपर बात करना चाहूँ, तो वो यही है कि आप ये देखें कि हमारे जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनकी हम रेशो देखते हैं तो दे आर मोर लाइक साइकोलॉजिकल इश्यूज आर मोर प्रेवलेंट इन फीमेल्स रादर देन इन मेल्स, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है, चाहे वो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने बाय नेचर ही फीमेल्स को कुछ इस तरह से, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट इज़ समथिंग एल्स, दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट टॉपिक। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने सबके रोल्स जो है वो डिफाइन कर दिए हैं। और मेरे ख्याल से जब प्रोग्राम स्टार्ट ही हुआ था तो मैंने कहा था कि इसको आप ये एक टिप ही समझ लें कि वट एवर आई हैव प्रैक्टिस इन 15 ईयर्स, ठीक है, आई हैव कंक्लूडेड कि जब हम नेचर के कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगेंस्ट जाते हैं तो हमें, हाँ जी, डिस्टर्ब करते हैं, उसके साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं जो डिफाइंड है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब फीमेल्स की जो बात हो रही है कि साइकोलॉजिकल इश्यूज इनमें ज़्यादा प्रिवेल करते हैं, एक तो बॉडी स्ट्रक्चर आप ये कह सकते हैं, हार्मोन्स, बाकी चीज़ें, ठीक है, टेम्परामेंटली भी, इमोशनैलिटी भी अगर हम देखें तो वो इस तरह से अल्लाह ताला ने उनका ब्रेन इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, वायर किया हुआ है कि दे कैन नॉट हैंडल दैट मच स्ट्रेस।
लेकिन दे आर मास्टर इन डूइंग मल्टीटास्किंग एट टाइम, ठीक है। और फिर अगर हम हर स्टेज पे देखते हैं तो आप ये कहें कि चूँकि फीमेल की लाइफ में ट्रांजिशंस बहुत ज़्यादा हैं, एक ये भी फैक्टर है उसका कि आप ये देखें कि इनिशियली लाइक ऐसे यू कैन से डॉटर तो जो हैं चीज़ें वो चल रही हैं, और उसके अंदर अगर फिर यही लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं है, तो वेट गेन, क्योंकि जो हमारी डाइट्स हैं वो इतनी प्योर नहीं रह गई नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो वेट गेन है उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और उन कॉम्प्लिकेशंस के साथ साइकोलॉजिकली डिप्रेस होना और बाकी इस तरह के प्रॉब्लम्स रिश्तों वाले आ जाते हैं। लेकिन अगर हम बिल्कुल आप ये कहें कि एडजस्टमेंट वाली फेज़ भी होती है, चूँकि प्रीवियसली मुझे लगता है पेरेंटिंग वाज नियर टू नॉर्मल, और सम हाउ मतलब हमारी वैल्यूज़ इतनी चेंज नहीं हुई कल्चरली भी, और बाकी चीज़ें जो एक्सपेक्टेशंस हैं रूल्स की वो वहीं पे हैं, तो हम शायद इतना अच्छे से उनको ट्रेन नहीं कर पाते उनको एडजस्टमेंट के, दे हैव लॉट मैनी इशूज एट टाइम। शादी को भी हम लोग, मैंने जैसे लाइफ इवेंट्स की इनिशियली बात की थी, ये एक मेजर लाइफ इवेंट है जो कि मेरे ख्याल से हर एक की लाइफ में आता है और इसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, लेकिन इट्स अ प्रेशर आइदर और मेल और फीमेल, ठीक है। फीमेल्स में फिर ये है कि साथ ही आपको पता है कि फैमिली के प्रोसेस में एंटर होना, फैमिली के प्रोसेस में एंटर नहीं हो पा रहे हैं तब भी प्रॉब्लम्स हैं, और वो भी मैं तो यही कहूँगी डाइट और बाकी चीज़ें, वेट इसके साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है कुछ चीज़ें, और अगर फैमिली के प्रोसेस में एंटर हो गए हैं तो प्रेगनेंसीज आर नॉट दैट मच स्मूथ नाउअडेज, ठीक है। और उसकी वजह से फिर फर्दर हम देखते हैं तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका हुआ है, कि Exactly, बेबी और बर्थ उसकी के वजह से बाद फिर और उसके obesity बाद, और हाँ जी, बहुत फिर सारी चीज़ें obesity, trigger और होती फिर ये है कि सेकेंडरीली आपको मैं बताऊँ कि इनफर्टिलिटी भी एक आस्पेक्ट, अगर हम ओबेसिटी के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, ठीक है, साइक्लिक डिस्टर्बेंसेस हैं, ये सारी अराइज हो जाती हैं, और उसके साथ फिर मूड स्विंग्स और आपका बिहेवियर, और फिर आप ये देखें कि अगर एक मदर हेल्दी नहीं होगी फॉर एग्जांपल, ठीक है, हाउ शी कैन लाइक रेज हर चिल्ड्रन इन अ राइट वे, ठीक है, वो उस तरह से टाइम नहीं दे पाती है, और अपने आप को वक्त देना, अपने वेट को मेंटेन करना, डाइट को मेंटेन करना, अच्छी नींद लेना, ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो साइकोलॉजिकली भी आप ये कहें कि पॉजिटिवली इंसान को आप ये कहें हेल्थ की तरफ लेके जाती हैं। एक बंदा जिसकी नींद नहीं पूरी होगी वो इरिटेबल रहेगा, वो एग्रेसिव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मदर्स के लिए हम लोग देखते हैं जब भी कोई बच्चा प्रेजेंट होता है हमारे पास किसी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ, तो हमेशा उस बच्चे को भी देखा जाता है, वो जो उसका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आप ये कहें स्कूल का इंटरेक्शन है वो, और थर्ड पार्ट उसकी फैमिली को हम इग्नोर नहीं करते हैं कभी। वी डू असेस देम थॉरली, ठीक है, कि इसके पेरेंट्स में कोई इशू कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आजकल कॉन्फ्लिक्ट्स डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, टाइम किसी के पास भी नहीं है, पेरेंट्स अगर बच्चों के पास नहीं है दे आर लर्निंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स एट टाइम के, और मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि वी शुड हैव क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम मीन्स कुछ लोग हैं कि फुल डे भी दे जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन दे डोंट नो व्हाट देयर चाइल्ड इज डूइंग, ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है, किसके साथ मिल रहा है, इसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशन। बिल्कुल, लेकिन बच्चे को संभालने के लिए खवातीन की भी तो सेहत जो है वो सही होनी चाहिए। भाई साहब, आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? खवातीन तो अगर स्पेसिफिकली हम मेल बल्कि फीमेल दोनों को कर लेते हैं कंक्लूड इसमें कि डाइट क्या लेनी चाहिए जिससे आप, और डेली रूटीन क्या होना चाहिए, और उसमें से कोई स्पेसिफिक टाइम है एक ऐसा वॉक के लिए या किसी एक्सरसाइज के लिए निकाल लें या खुराक के लिए निकाल लें, तो उससे आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि आपका एक्सरसाइज का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, जब आपको टाइम मिले आप कर सकते हैं, सुबह कर लें, शाम कर लें, रात कर लें, दोपहर कर लें, किसी टाइम भी कर लें, बट लाजमी करें। दूसरा सर, डाइट की बात है, कोई भी आपका मील है ना तो उसके आप पोर्शन बनाएं, उसके एक पोर्शन में आपकी कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, रोटी है, चावल है, बिस्किट्स हो सकते हैं, रस हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, कुछ भी। एक पोर्शन में आपके फ्रूट हो गए, एक वेजिटेबल होगी, एक पोर्शन आपका प्रोटीन फॉर्म है, तो ये चारों चीज़ें आपके हर मील के अंदर मौजूद होनी चाहिए। यहाँ पे एक इशू ये है कि लोगों का अवेयरनेस नहीं है, जब वेट लॉस की तरफ जाते हैं तो खाना पीना बिल्कुल बंद कर देते हैं और कहते हैं हम डाइट पे हैं, तो डाइट का तो मतलब ही खाना है। इसका सिंपल सा फिनोमेना ये है कि आप वो चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें जो फैट को बॉडी से एक्सक्लूड करती हैं, और वो चीज़ें एक्सक्लूड करते हैं जो फैट को इंक्लूड। अब वो चीज़ें बताएं, मेन चीज़ सर, जितना फ्राइड स्टफ है, शुगर है, आर्टिफिशियल शुगर है, आर्टिफिशियल फूड, प्रोसेस फूड जितना है, ये सारे का सारा वेट गेन करता है। वेट गेन का मतलब है पेट गेन। दूसरा, आपकी रूटीन इस तरह की होती है कि आप देखें 18-20 साल तक जब तक आप स्टूडेंट हैं आप फिट रहते हैं, जो मर्जी खाते हैं, कुछ नहीं होता, क्योंकि आपकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है।
मेटाबॉलिज्म भी fast मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट होता है। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं तो आप बैठे हैं, अगर ऑफिस में बैठे हैं तो सारा दिन बैठे हैं, घर से आपने गाड़ी में आना है, उससे नाश्ता किया आके बैठ गए, सारा दिन उधर बैठे, जो आपके पास क्लाइंट आ रहा है, कस्टमर, उसके बाद खा पी रहे हैं, बैठे हैं, रात को फिर गाड़ी में कहीं दावत है गए हैं या घर गए हैं, खाना खाया, बैठे हैं, सो गए। आप एक गाड़ी में पेट्रोल डाल ही जा रहे हैं, कंजम्पशन ही नहीं है तो क्या होना फिर? तो वो आपकी इन द फॉर्म ऑफ द फैट आपकी बॉडी में वो जो डाइट है वो आपकी स्टोर होनी शुरू है। दूसरा, आपको पता नहीं कि आपका राइट टाइम कौन सा फूड लेने का। अब गोरा क्या करता है, वो कहता है कि आपका दिन में चाहे 6 से 7 मील हो, पर एक मील जो आपका एक हैंडफुल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी आपके स्टमक में थोड़ी सी जगह होनी चाहिए। जैसे सुन्नत नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तुम्हारा खाना इतना हो, थोड़ा सा भूख रख के खाओ। तो उस चीज़ को अगर आप लेके चलेंगे साइंटिफिकली और मेडिकली और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आपको कोई इशू नहीं होने लगा। हमारा क्या होता है कि खाना मिल गया, पता नहीं ज़िंदगी का आखिरी खाना है, तो जब तक यहाँ तक फुल ना हो जाए, जगह ना हो, तो ये कहते हैं रज के खा और खाओ। हमारे ये भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है सर, कुछ लोग डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं Depressive. और कुछ लोगों को भूख ही नहीं लगती। तो हर बंदे की जो टाइप है ना वो डिफरेंट है। अच्छा, ये मुझे भी बात होता है, रात को खाना खाए ना, मतलब टाइम से 8 बजे खाना खा ले, तो पता नहीं क्यों एक जेन में होता है यार 12 बजे भूख लगनी, मतलब आप पहले ही प्रिपेयर, आपको लगी या नहीं लगी, आपको सिग्नल आना शुरू, मुझे खाना चाहिए। तो सम टाइम आपको कोई पसंदीदा चीज़ आपके आगे आ गई ना, तो आप फुल हैं, बट आप खाएंगे जरूर। हमारे होता है कि आप घर से खाना खा के कहीं गए हैं, खाने का टाइम हो गया, मैंने कहा आ जाओ यार, दो बड़ा खा लेंगे। हाँ, इतने ठीक तो है। कुछ नहीं होता, इतने चले जी, ये टॉपिक तो इतना बड़ा है कि इसे मेरा ख्याल है हम सारे दिन भी डिस्कस करते रहे तो वक्त जो है वो कम होगा। शो का वक्त जो है वो तकरीबन खत्म हो चुका है, तो इसलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप शो में तशरीफ लाए। बड़ी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन जो है वो आज रही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को आज की डिस्कशन से मिला होगा। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये नाम लिखा हुआ नाम है ये मैं पूछता हूँ हमारे भाई से नेक्स्ट वीक में। रमज़ान का क्या है? Medicine. रमज़ान से पहले हो